गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आवेशों के निकाय के लिए वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखिए। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे द्वारा ये दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम लोग आज के जो टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और साथ में इसकी वो जो कुछ प्रॉपर्टीज है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस पर आप DVI का मार्क लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नाम से ही पता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। परिभाषा: किसी आवेश के चारों कि वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यहाँ काल्पनिक रेखा क्यों रखी गई है? काल्पनिक रेखा का मतलब यह रेखाएं दिखाई नहीं देती है, केवल वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को महसूस कराती है। जैसे कि अगर बात किया जाए, कोई भी आवेश है, अगर यहाँ से अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, चाहे कोई भी धनावेश या देख रहे हैं, तो आप ये वैद्युत क्षेत्र रेखा ये बताती है कि इसके करीब जो है वैद्युत क्षेत्र वो रेखाओं का घनत्व ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर उसका प्रभाव अधिक होगा, और जैसे जैसे ये दूर बढ़ते जाएगा उसका घनत्व कम होते जाएगा, जिसके कारण इसका प्रभाव क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को भी प्रदर्शित करती है। अब है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होता है, इसका निरूपण सर्वप्रथम फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। इसलिए उन्होंने इसको वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के एक नया नाम उस समय दिया था, उसको वैद्युत बल रेखाओं के नाम से उन्होंने दिया था। अर्थात उन्होंने इस क्षेत्र रेखाओं को, ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है, इन रेखाओं को बल रेखाएं कहा था। तो अगर आप याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र रेखा की जगह अगर वैद्युत बल रेखा नाम से आ जाता है, वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, तो आप घबराइएगा मत, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा। फैराडे ने इसको सर्वप्रथम इसका निरूपण किया था और उन्होंने इसका नाम वैद्युत बल रेखा कहा था, परंतु बाद में इसको आगे चेंज कर दिया गया, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कर दिया गया। और उसी प्रकार से चुंबक में अगर ये पढ़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे, जो कि हम लोग को आगे के 5वें 6ठे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं जिक्र करेंगे। तो बस इतना आप याद रखिएगा, इसका निरूपण सर्वप्रथम फैराडे ने किया था और उन्होंने इसका नाम बल रेखाएं रखा था। ठीक है, अब इसके निरूपण में कुछ सावधानियां बरतनी होती है, उनके निरूपण कैसे किया जाता है हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 4 चित्र बनाए हैं। ये 4 चित्र को मैंने यहाँ 4 पॉइंट में लिख दिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, पहला चित्र देखिए, यहाँ पर पहला चित्र है, एक धनावेश है जिसमें वैद्युत बल रेखाओं को, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। ये चित्र A है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो धनावेश होता है उससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वह बाहर की तरफ निकलती है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश के लिए बहिर्मुखी होती है, बहिर्मुखी होती है। जैसे कि मैंने आपको ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन आपको पीछे वाले टॉपिक में भी लिखवाया था, परसों वाले टॉपिक में आप लोग को लिखवाया था मैंने। ठीक है, परसों जब मैं पढ़ा रहा था उसमें आपको बताया था कि जब अगर धनावेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे बाहर की ओर निकलेगी। ठीक है, उसी प्रकार से जब ये ऋण आवेश होगा, यहाँ पर मैं चित्र नंबर कौन सा है, ये चित्र A। ठीक है, चित्र नंबर A में बना हुआ है। फिर अगर वह आवेश ऋण आवेश होगा, मतलब माइनस चार्ज होगा, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होगी वह अंतर की ओर होगी, मतलब अंतर्मुखी होगी। एकल ऋण आवेश के लिए क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? अंतर्मुखी होती है। देख रहे हैं आप लोग, अंदर की ओर जा रही है, अंतर्मुखी होती है। ये वाला लाइन भी मैंने आपको बताया था। तो आपने यहाँ पे 2 चीज जाना, अगर ये धनावेश होता है तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, और अगर ये ऋण आवेश होता है तो ये अंदर की ओर प्रवेश करती है। क्लियर है? 2 तो क्लियर। तीसरा नंबर देखते हैं, 2 सजातीय आवेश। हमारे पास 2 सजातीय आवेश हो, अगर दोनों प्लस का हो या दोनों माइनस का हो, के निकाय के चारों ओर की क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित करती है। जैसे कि आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे सामने एक 2 क्या है, धनावेश है, एक इधर भी है एक इधर भी है। दोनों धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। देखिए कैसे,
ये वाला जो है आपका बाहर की तरफ निकलता है, ये वाला बाहर की तरफ निकल रहा है, दोनों निकल रहा है इसमें का। अब दोनों क्या हो रहा है, जब यहाँ पे दोनों समान आवेश है, जब समान आवेश है जिसके कारण ये दोनों बहिर्मुखी होगा, बहिर्मुखी होने के कारण दोनों में क्या होगा, विकर्षण होगा अर्थात प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर ये रेखाएं सीधी ऐसे जानी चाहिए, परंतु ये रेखाएं क्या कर रही है, कट के ऊपर, ये भी ऊपर, ये नीचे, ये वाली रेखा नीचे हो जा रही है। अर्थात यहाँ पर जो रेखाओं का जो हो रहा है यहाँ प्रतिकर्षण होता है। कैसे प्रतिकर्षण होता है, अगर दोनों सजातीय हो, मतलब दोनों माइनस चार्ज हो तो प्रतिकर्षण होता है, अगर दोनों प्लस चार्ज हो प्रतिकर्षण होता है, और अगर दोनों माइनस होता है तब भी प्रतिकर्षण देखने के लिए मिलता है। देखिए कैसे, माइनस है तो माइनस में भी सेम ऐसे ही ये ऊपर की तरफ इधर भागेगा, ये भी पीछे की ओर भागेगा, ये वाला भी पीछे की ओर भागेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी आपको क्या होगा, प्रतिकर्षण देखने के लिए मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है, अंदर के अंतर्मुखी, दोनों सब होगा अंतर्मुखी, यहाँ पे भी क्या होगा, अंतर्मुखी होगा, अंतर्मुखी मतलब अंदर की ओर जा रहा है, देखिए इसका चीज, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के लिए मैंने नहीं करा है, केवल धनावेश के लिए ले लिया। माइनस के लिए आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पर तो ज्यादा जरूरी नहीं है, बस एक चीज समझ में आ जाए बस काफी है। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा तीसरा नंबर चित्र में कि दो सजातीय आवेश अगर हो तो निकाय के चारों ओर की जो क्षेत्र रेखाएं होती है परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जैसा कि चित्र नंबर कौन से में, सी में, ठीक है, चित्र नंबर सी में, और ये वाला चित्र नंबर कौन सा है, बी में, ठीक है। तो चित्र बी, ए, बी, सी तीनों समझ में आ गया। चौथा चित्र को ध्यान से देखिए, चौथा चित्र में है एक प्लस चार्ज है और एक कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, अर्थात एक धनावेश एक ऋणावेश है। तो धनावेश में क्या होता है, तो धनावेश से क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है और ऋणावेश से क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती है। अर्थात यहाँ क्या हुआ, ये जो धनावेश है यहाँ से आवेश निकला और किस पे गया, माइनस पे गया, अर्थात यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित करती है, एक दूसरे को क्या कर रही है, सॉरी आकर्षित करती है, गलती बोल दी है, एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, जिसके कारण ये दोनों क्षेत्र रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि इससे निकल रही है और इसमें प्रवेश कर रही है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अर्थात दो विजातीय आवेश एक प्लस एक माइनस के लिए निकाय के चारों ओर की क्षेत्र रेखाएं परस्पर आकर्षण करती है, मतलब परस्पर एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसे यहाँ प्लस वाला है तो इसकी रेखाएं इसकी तरफ जाएगी और माइनस वाला इसकी रेखाएं इसकी तरफ आएगी, जिससे दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण के कारण ये रेखाएं पूरी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया ये चारों चित्र जो है, इसको बस एक बार आप रफली बना लीजिएगा और ये चारों लाइन आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो पहले अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके बारे में हम लोग को जानना है कि इसकी क्या क्या गुण होते हैं। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसके कुछ गुण होते हैं। पहला गुण है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त होती है। पीछे वाले में हम लोगों ने जो चित्र बनाया था उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर कोई धनावेश और ऋण आवेश दो चीज हो, एक धनावेश और एक क्या हो, ऋण आवेश हो, तो उसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल करके कहा जा रही है ऋण आवेश पे प्रवेश कर रही है, अर्थात धनावेश से निकलती है और ऋण आवेश में प्रवेश करती है। अगर दोनों आवेश एक दूसरे के करीब हो तो वह धनावेश से निकलेगी और ऋण आवेश में प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर समाप्त हो गया, पहला नंबर क्लियर है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर के ऋणावेश पर समाप्त होती है, क्लियर है, पहला नंबर। दूसरा नंबर है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद रूप नहीं बनाती है। अब जैसे कि आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर एक धनावेश है एक ऋणावेश है, अगर वैद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से निकल करके इस पे जा रही है, ठीक है, तो ये इसकी दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी। अगर मान लीजिए नीचे से जा रही है तो इसकी दिशा कैसी होगी, इसकी दिशा भी ऐसी होगी, अर्थात यहाँ से केवल क्षेत्र रेखा इधर जा रही है, दोबारा लौट रही है, कभी नहीं लौट रही है, अर्थात इसमें एक वे मतलब एक वे इधर से इधर ही जाने का केवल रास्ता है, इधर से इधर आने का रास्ता नहीं है। अर्थात ये क्या है, एक लूप, बंद लूप नहीं बना रही है। लूप का मतलब होता है, लूप मतलब ये लूप है,
ये लूप है। अगर यहाँ से खाली स्थान हो तो ये लूप नहीं है। लूप का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ पार्ट। यहाँ पे चारों से घिरा हुआ पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये ऐसे चल करके अगर ऐसे वापस लौटती तो ये बंद लूप बनाती, परंतु ऐसा तो नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? केवल ऐसे जा रही है, सभी जगह से केवल जा रही है, अर्थात ये बंद लूप नहीं बनाती है। तो क्लियर है, ये बंद लूप नहीं बनाती है। वैद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 1 मार्क्स में आया वो क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है कि नहीं बनाती है, या कुछ भी इनमें से कोई नहीं या दोनों, ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो भी होती है बंद लूप नहीं बनाती है, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। नेक्स्ट है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर आप यहाँ चित्र में अगर बिल्कुल ध्यान से देखें तो यहाँ पे कई सारी क्षेत्र रेखाएं, जैसे इसमें ही देखिए कई सारी क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पे भी कई सारी है, यहाँ पे भी कई सारी है। क्या ये सारी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट रही है? देखिए ध्यान से, ये वाली इसको काट रही है कहीं, कभी काट रही है? कभी नहीं काटती। अर्थात ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, मतलब कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्लियर है? थर्ड नंबर क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। अब इसको देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए एक प्लस आवेश यहाँ, एक माइनस आवेश यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ तक एक वैद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो रही है। अगर हम कोई इस रेखा के बीच में कोई एक बिंदु ले लेते हैं, चलिए एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, एक बिंदु ये P ले लीजिए। अब इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, तो इसकी दिशा किधर होगी? इस बिंदु पर। तो हम क्या करेंगे, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। स्पर्श रेखा समझ में आती है? स्पर्श रेखा जैसे अगर वृत्त है, अगर ऐसा वृत्त है तो अगर इसको स्पर्श रेखा खींचनी है तो स्पर्श करके ऐसे चल जाए, ये ना स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचनी हो तो स्पर्श रेखा इसको स्पर्श करके ऐसे चल जाए, यही चल जाए। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो इधर होगी, अर्थात ई की दिशा किधर होगी? इधर होगी। अगर कोई और बिंदु लेते हैं, जैसे यहाँ बिंदु ले रहे हैं, इस बिंदु पर कहाँ होगी? तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, स्पर्श रेखा खींचा गया। स्पर्श रेखा मतलब जो इसको स्पर्श करके बाहर निकले, तो इस बिंदु पे इसकी क्षेत्र की किधर होगी? इधर होगी। फिर यहाँ अगर कहा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे किधर होगी? स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ होगी। अर्थात प्रत्येक बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जो भी उसकी स्पर्श रेखा की दिशा होगी उस दिशा को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहेंगे। क्लियर रहे आप लोग को? तो याद रहेगा, अगर जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखा है, अगर उस वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो हमें उस रेखा पर उस रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चलता है। जैसे हमने यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा तो इसकी दिशा इधर होगी, यहाँ पे खींचा तो इसकी दिशा यहाँ पर इधर होगी, इसकी दिशा यहाँ होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। 3 तो 4 हमारा खत्म हो गया। पांचवा आवेशित चालक से निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। कोई अगर आवेशित चालक है, चालक किसी प्रकार का होता है, चालक गोलीय चालक भी हो सकता है, जैसे ऐसे गोला होता है, गोलीय चालक भी हो सकता है, समतल चालक भी हो सकता है, कैसा भी चालक हो, अगर उसमें आवेश है, उसमें क्या है? चार्ज है, तो उसमें आवेशित चालक से निकलने वाली जो क्षेत्र रेखाएं होंगी, जो भी इसमें से क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, वह उसके तल के लंबवत होगी। जैसे अगर हम सपोज करें कि अगर हमने एक आयताकार चालक लिया, एक आयताकार चालक इस प्रकार का लिया है, अगर इस आयताकार चालक में हमें स्पर्श रेखा खींची, इसके मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमको बतानी है किधर होगी, तो इसका जो तल होगा, तल मतलब ये तल है सरफेस, तल को इंग्लिश में सरफेस कहते हैं। जैसे ये तल है, जैसे अगर मान लीजिए अगर ये एक चालक है तो इसका एक तल ये रहा,
तो इस पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएंगे तो वह उसके लंबवत होगी। लंबवत मतलब 90 डिग्री, इस पर लंबवत मतलब ऐसे होगी। इसकी क्षेत्र रेखाएं कैसे होगी? इसके लंबवत होगी, 90 डिग्री की होगी। अर्थात इस पर इसका अगर क्षेत्र रेखाएं होंगी तो इस पर अगर ऐसे समतल है तो इस पर क्षेत्र रेखाएं खड़ा होगी, मतलब इसकी क्षेत्र रेखाएं ऊपर की तरफ होगी। अगर ये इस प्रकार का समतल है तो इसकी क्षेत्र रेखाएं किधर होगी? ऊपर की ओर होगी। अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो आवेशित चालक से अगर निकल रही है तो उसकी जो दिशा होगी वह उसके तल के लंबवत होती है। मतलब ये तल के साथ में, अगर तल ये है तो इसके साथ में कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? तो ये हमारा 5 इसके गुण है वैद्युत बल रेखाओं की। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। चित्र तो आप उसी समय बना लिए होंगे, ठीक है, कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप अगर आपको वीडियो समझ में आ गया अच्छी तरीके से तो आप इसे लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे।